नमस्कार स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग लास्ट फ्यू क्लास से देख रहे हैं, हम लोगों ने अब तक जो अध्ययन किया है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट्स। तो जिसमें हमने शुरुआत किया था स्टेशनरी चार्ज थे। तो देयर वर फ्यू स्टेशनरी चार्ज एंड देयर वाज वन टेस्ट चार्ज एज आई हैव shown here. So that started in the very beginning. If you remember the electrostatic part, that is the electricity part of the syllabus. So there are three: q1, q2, q3, q4, q5. So these are known as the source charges or stationary charges, what we have called there. Then we have a test charge, that is capital Q, and this test charge, then we have studied the how much force is exerted on this test charge due to these source charges. Okay, then we have written, if you write the force on this test charge due to this source charges q1, q2, q3, q4, q5, qn, then we can write, let us say due to q1. तो अगर Q1 के कारण फोर्स लिखें तो दैट इज F1 अपॉन इज इक्वल टू 1/4π0 Q1 इंटू Q अपॉन R1 स्क्वायर। सिमिलरली अगर Q2 के कारण लिखें तो 1/4π0 Q2 Q अपॉन R2 स्क्वायर। इस तरीके से अगर जितने भी सोर्स चार्ज हैं सबके कारण अगर कितना फोर्स टेस्ट चार्ज के ऊपर डालेंगे अगर लिखा जाए, हम लोग लिख सकते हैं बाई सुपरपोजिशन थ्योरम से, सुपरपोजिशन लॉ से हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस ऑल सोर्स चार्जेस। तो क्या होगा, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस Fn। लेट अस से n नंबर ऑफ सोर्स चार्ज आर देयर। रिमेंबर वन थिंग, ये यहाँ पे एक चीज़ हमेशा नोट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे जो सोर्स चार्ज हैं ये सभी चार्ज स्थिर हैं, मतलब दे आर स्टेशनरी, वो अपने एक स्थान पे रुके हुए हैं, कहीं मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मूव क्या कर सकता है, टेस्ट चार्ज आपका मूव कर सकता है, तो वो मूव करेगा तो वो R1 ये डिफरेंट डिस्टेंस मूव कर सकता है, बट ये भी अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि स्टेशनरी है। तो दोनों चार्ज अगर स्थिर हैं तभी हमने फोर्स अप्लाई किया था, फोर्स निकाला था। दिस इज नोन एज द कूलम फोर्स, व्हाट वी हैव डन, कूलम लॉ। तो अगर टोटल फोर्स लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं दैट F इज इक्वल टू 1/4π0 Q, कैपिटल Q सभी में कॉमन है, कैपिटल Q हमने बाहर ले लिया, तो दैट इज Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस Q1 अपॉन Rn स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा सो ऑन। ठीक है, तो फिर हमने वहीं पे एक डिफाइन किया था एक क्वांटिटी दैट इज कैपिटल E वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं F वेक्टर, दिस कैपिटल F वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू कैपिटल E वेक्टर, वेयर दिस कैपिटल E वेक्टर was equal to 1/4π0 Q1 upon R1 square, Q2 upon R2 square, Q3 upon R3 square plus Q1 upon Rn square, so on. Okay, so this what we have called, that is known as the electric field. ये हमने बोला था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होता है सोर्स चार्ज का और टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच में, जहाँ पे आप जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप मेजर कर रहे हैं, नॉट टेस्ट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन होता है सिर्फ सोर्स चार्ज का, और जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट की दूरी, Q1 से उस पॉइंट की दूरी। ऐसे Q2 का अगर निकला है तो Q2 अपॉन उस पॉइंट से दूरी, Q3 चार्ज और Q3 से उस पॉइंट की दूरी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा था कि ये जो चार्जेस थे ये सभी स्टेशनरी थे, मतलब सभी चार्जेज एक अपने जगह पे स्थिर थे। ठीक है, ये हमेशा पॉइंट ध्यान देने योग्य है। इसको हमने जो सोर्स चार्ज बोला, यहाँ पर लिखा है स्टेशनरी, मतलब चार्ज जो है स्थिर है एक जगह पे। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ये जो हमने चार्ज स्थिर लिया था, मतलब स्टेशनरी चार्ज लिया था, अगर वो चार्ज स्टेशनरी ना लेके हम क्या लें, हम लें चार्ज जो है मूव कर रहा है। लेकिन कैसे मूव कर रहा है, मतलब चार्ज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, बट जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें पता है अगर कोई चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो क्या होता है, तब जो है करंट फ्लो होता है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T में पता है। इसका मतलब अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो क्या देगा, वो करंट देगा। ठीक है, करंट देगा ना,
तो वो करंट को हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी करंट और स्टेडी करंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टेशनरी करंट लिखा है, इसको कहीं कहीं स्टेडी करंट भी बोलते हैं, स्टेडी करंट बोलते हैं। तो बेसिकली करंट क्या है? करंट कुछ नहीं है, करंट जो है चार्ज जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, कहीं पर रुके ना चार्ज, मतलब अगर चार्ज कहीं यहाँ से अगर स्टार्ट करें और चार्ज इधर से इधर पूरे वायर में मूव करें और दूसरे वायर से ख़त्म हो जाए और कहीं इधर कहीं जंक्शन पे कहीं किसी पॉइंट पर रुके नहीं, इकट्ठा ना हो, तो बोलते हैं इसको स्टेशनरी करंट या स्टेडी करंट। क्यों? ये क्योंकि मूव कर रहा है चार्ज कारण। ठीक है, चार्ज मूव कर रहा है इसलिए करंट फ्लो कर रही है। अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए, अगर एक आप बैटरी लें, बैटरी में वायर जोड़ें, ठीक है, और एक प्लस को प्लस से जोड़ें और एक दूसरा सिरा माइनस से जोड़ें, और बैटरी में क्या करें, पावर मतलब ऑन करें, तो क्या होगा, चार्ज बैटरी के प्लस से निकलेगा, इधर से निगेटिव इंड पे जाएगा बैटरी के, तो क्या होगा, करंट चार्ज जो है एक स्थिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट आवेग से, मतलब एक स्थिर आवेग, स्थिर वेग से मूव कर रहा है, ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कांस्टेंट करंट फ्लो होगी, या स्टेशनरी करंट या स्टेडी करंट फ्लो होगी। ठीक है, स्टेडी करंट मतलब कि किसी पॉइंट पर जितना करंट इंटर करे उतना ही करंट छोड़े, तो दैट इज नोन एज द स्टेडी करंट। ठीक है, तो स्टेडी करंट फ्लो करे। तब क्या होगा, ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखते हैं, अगर वायर में करंट की डायरेक्शन अगर देखें तो इधर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ, और इधर करंट जो है नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, हियर करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट विल हैपन, दीज वायर विल रिपेल ईच अदर, इन दोनों वायर के बीच में प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, ये लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। फिर तो क्या हो रहा है, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ करंट इन टू पैरेलल वायर is flowing in opposite direction, so they means they will repel each other। ठीक है, अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट लिए, जिसमें क्या करें, अगर ये दोनों वायर, अभी जिसमें करंट दोनों वायर में पैरेलल वायर हैं, बट दोनों में करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तब यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा कर सकते हैं, करंट दोनों में सेम ही डायरेक्शन में फ्लो करें, मतलब एक डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो करे, तो एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, तो हमने देखा यहाँ पे जस्ट वायर का ऐसा हमने अरेंजमेंट किया कि करंट जो है दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करे। तब क्या होगा, अगर स्टेशनरी करंट अगर यहाँ इन दोनों वायर में पैरेलल वायर में फ्लो करता है, तो क्या होता है कि दोनों वायर जो है, दोनों तार जो है एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं, मीन्स अट्रैक्ट ईच अदर। इट मीन्स इफ करंट इन पैरेलल वायर इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, देन करंट विल अट्रैक्ट, वायर विल वी अट्रैक्टेड टूअर्ड ईच अदर। ठीक है, मतलब अगर समान दिशा में करंट फ्लो हो रहा है दोनों दो पैरेलल वायर के बीच में, इसका मीन्स उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अभी पता नहीं था लोगों को, इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आकर्षण बल यहाँ पे क्यों लग रहा है इस वाले केस में, और यहाँ पे प्रतिकर्षण बल क्यों लग रहा है। ठीक है, इसको आगे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो लोगों ने देखना शुरू किया और समझना शुरू किया इनके बारे में, तो लोगों को कुछ धीरे धीरे जानकारी मिलना शुरू हुआ। ठीक है, अभी लेकिन लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं था ये जो है आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो है क्यों लग रहा है। ठीक है, नाउ अब क्या करें, अगर एक लोगों ने फिर इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, जानने की कोशिश किया, तो लोगों ने फिर एक्सपेरिमेंट किया। क्या करें, एक अगर वायर लें, ठीक है, एक वायर लें, इस वायर में अगर हम करंट फ्लो कराएं, कैसा करंट होना चाहिए, करंट जो स्टेडी स्टेट करंट होना चाहिए, मतलब चार्ज जो है यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है, चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान से चल रहा है और करंट तो फ्लो हो रहा है वायर में। और ठीक है, और फिर जब करंट मूव कराएं और फिर एक मैग्नेटिक कंपास लें, मैग्नेटिक कंपास लें और करंट और मैग्नेटिक कंपास लें, तो मैग्नेटिक कंपास हमें पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक कंपास लें तो देखेंगे करंट अगर ऊपर की डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, मतलब कुछ लाइंस जो है इसे हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ले अपने जो है दाहिने हाथ को लें, तो दाहिने हाथ को, जैसे हमारा ये दाहिने हाथ का पंजा है, तो दाहिने हाथ का पंजा की जो अंगुलियां हैं, ये अगर सर्कुलर जो लाइन खींच रही हैं, अगर ये सर्कुलर लाइन की तरफ दाहिने पंजा लगाएं और अंगूठा जो है वायर की तरफ ले जाएं, ठीक है, तो जो हमारा अंगुलियां होंगी वो जो है एक फील्ड लाइन ड्रा करेंगी। ठीक है,
ये फील्ड लाइन ड्रा करेंगे, रिमेंबर, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर राइट हैंड, और यहाँ पे जो उंगलियों का हमारा जो उंगलियाँ हैं, चारों उंगलियाँ अगर देखें, अंगूठा और चारों दाहिने हाथ को लें, अंगूठा ऊपर करें और चारों उंगलियों को अगर वायर को अपने चारों उंगली से पकड़ने की कोशिश करें और अंगूठे की डायरेक्शन वायर की डायरेक्शन में हो, तो जो उंगलियाँ होंगी वो जो है एक फील्ड ड्रा करेंगी। ये फील्ड हम लोग कैसे ड्रा किए, ये हमने मैग्नेटिक कंपास लोगों ने मेजर किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या है कि फील्ड डज नॉट पॉइंट टुवर्ड द वायर नार अवे फ्रॉम इट, मतलब जो फील्ड है वो तो ना तो वायर की तरफ पॉइंट कर रही है, ना तो वायर से दूर कहीं पॉइंट कर रही है, बशर्ते वो क्या कर रही है, वो फील्ड जो है वायर के चारों तरफ सर्कुलेट कर रही है। रादर इट सर्कुलेट अराउंड द वायर इफ़ यू मेजर विथ कंपास, ठीक है, क्लियर। फिर एक दूसरा अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए, ठीक है, तो एक दूसरा अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो मान लेते हैं एक वायर है, दो वायर हैं, ठीक है, वायर 1 और वायर 2। तो वायर 1 में सिर्फ करंट फ्लो कराएं और वायर 2 में भी करंट फ्लो कराएं, ठीक है, वायर 1 में भी करंट फ्लो कराएं और वायर 2 में भी करंट फ्लो कराएं। तो जो वायर 2 में या वायर 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है, ये क्यों फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब जो चार्ज पार्टिकल उसके मोशन के कारण करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे एक वेलोसिटी डायरेक्शन वी लिख दिया है। तब अगर देखेंगे तो इस करंट और इस करंट दोनों पैरेलल करंट, दोनों पैरेलल वायर हैं, एक करंट ये आई है, एक करंट आई है, दोनों करंट समान फ्लो हो रहा है, दोनों पैरेलल वायर हैं, वायर 1 और वायर 2। तो देखेंगे, हमने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था कि अगर दोनों में पैरेलल डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है कि ये दोनों जो है, अगर करंट एक दिशा में ही है, करंट एक ही दिशा में अगर फ्लो होती है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने देखा था एक्सपेरिमेंट में, लोगों ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। तो लोगों ने पाया कि जो करंट 1 में भी अगर वायर फ्लो कर रहा है, करंट 2 में भी वायर फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी चार्ज मोशन कर रहा है, यहाँ पे भी चार्ज मोशन कर रहा है। तो इसमें हमने देखा था इस वाले फिगर में कि यहाँ पे जो करंट अगर फ्लो करता है वायर में, तो इसके चारों तरफ एक फील्ड जो है सर्कुलेट करती है, उसी फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे भी वायर 2 में वायर 1 में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, वायर 2 में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अगर वायर 2 का मैग्नेटिक फील्ड अगर ड्रा करें तो वायर 2 का मैग्नेटिक फील्ड जो है वायर के चारों तरफ सर्कुलेट करेगा, और इस चार्ज की वेलोसिटी वायर की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे वेलोसिटी वायर की डायरेक्शन में है, इसमें भी चार्ज की वेलोसिटी वायर की डायरेक्शन में है। तो क्या होगा कि ये जब चार्ज मूव करता है तो ये एक फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है, इसके कारण एक फोर्स एग्जर्ट होगा। ये फोर्स कहाँ से जाएगा, ये फोर्स जो है वायर 2 से वायर 1 की तरफ जाएगा। सिमिलरली हम लोग वायर 1 में भी कर सकते हैं। तो क्या होता, एक फोर्स एग्जर्ट करता, फोर्स जनरेट होता जो वायर 1 से वायर 2 की तरफ हो जाता, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती तो ये दोनों तार एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते। अगर करंट एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होती, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब अगर चार्ज स्टेशनरी था तो हमने देखा था कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब हमने चार्ज को मूव कराना शुरू किया कांस्टेंट वेलोसिटी से, जैसा कि हमने इन दोनों एक्सपेरिमेंट में देखा, तो क्या हुआ कि ये दोनों वायर अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल कर रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर चार्ज मूव कर रहा है, तब इनके बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तब यहाँ फोर्स लग रहा है, इसको हम फोर्स को हमें पता नहीं क्या फोर्स है, इसको हम लोग नाम देंगे मैग्नेटिक फोर्स बाद में। और फिर देखा था, तो उसको और समझने के लिए देखा कि अगर यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है। ये मैग्नेटिक फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि जब वायर में करंट फ्लो होता है, मतलब जब वायर में चार्ज मूव करता है, तो वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वायर के चारों तरफ। तो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ये फोर्स जनरेट करता है, जिसके कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण बल वायर के बीच में लग रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले एक लॉरेंस साहब थे, उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया ऐसे, और उन्होंने देखा कि अगर हमें ये वायर के आकर्षण और प्रतिकर्षण का अगर समझाना है तो हम कैसे समझा सकते हैं, मैथमेटिकली लिख सकते हैं। तो उन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला का डेरिवेशन किया, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये जो फोर्स वायर 2 के कारण वायर 1 पे लग रहा है या वायर 1 के कारण वायर 2 पे लग रहा है, अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट की मैग्नीट्यूड सेम है, करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि
जो फोर्स का वैल्यू फोर्स का जो लगेगा, ये फोर्स वो इस वायर में भी फोर्स सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगा ना। तो हम लोग वायर, अगर जैसे यहाँ पे हमने देखा कि वायर, अगर वायर में करंट फ्लो रहा तो इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है और इसके कारण एक फोर्स भी यहाँ पे लगेगा, ठीक है, इसके इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो उन्होंने फोर्स लिखने की कोशिश किया मैथमेटिकल, तो इन्होंने नाम दिया इसको एफ मैग्नेटिक फोर्स, तो इसको नाम दिया मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा दैट इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। जहाँ पे वी जो है ये जो है वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल, जो क्यू जो था चार्ज पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी है वी वेक्टर, और बी वेक्टर जो है ये जो है इस बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा था जनरेट हो रहा था जो चारों तरफ सर्कुलेट कर रहा था, उसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो जो उन्होंने पाया कि ये जो फोर्स जनरेट होगा ये फोर्स जो है हमेशा इस वेक्टर वी वेक्टर और बी वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो वी क्रॉस बी है, वी क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम लोग लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप लिख सकते हैं ना, यहाँ पे एन कैप हमने लिखा नहीं शायद एन कैप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जो है ये जो वी और बी है, वी क्रॉस बी है या वी और बी प्लेन है, इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा लॉरेंस फोर्स था ये एक फंडामेंटल एक्सियम्स था जो कि लोगों ने बाई थ्योरी से जनरेट किया था, बाई अनुभव से जनरेट लिखा था, इसीलिए इस फोर्स का कोई प्रूफ नहीं है। हुज जस्टिफिकेशन इज जस्ट टू बी फाउंड इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट में ही जस्टिफिकेशन पाया जा सकता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। तो इस फोर्स के बारे में थोड़ा समझते हैं, तो जिसको हमने बोला मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर देखें तो जैसे कि हमने वायर में देखा, अगर मान लेते हैं कि अगर वायर में, इस वायर में, अगर किसी वायर में अगर चार्ज को वी वेलोसिटी वी को जीरो कर दें, अगर वेलोसिटी वी को जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब करंट जीरो हो जाएगी ना, मतलब वी जीरो मतलब कि वेलोसिटी जीरो मतलब करंट मूव, चार्ज मूव नहीं करेगा, चार्ज मूव नहीं करेगा मतलब करंट जीरो हो जाएगा। लाइक हमने चार्ज की वैल्यू जीरो नहीं किया तो मतलब वेलोसिटी हमने जीरो कर दिया, इट मीन्स जो चार्ज पार्टिकल था वो स्टेशनरी हो जाए, मतलब वो स्थिर हो जाए। तब अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पर अगर वी की वैल्यू जीरो कर दें तो एफ मैग्नेटिक वैल्यू कितनी हो जा रही है, दैट इज जीरो हो जा रही है। इसका मतलब अगर एफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो अगर हम बी निकालें तो बी हमने आगे दिखाएंगे तो बी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फोर्स ये जो वायर के बीच में लग रहा है, जो वायर एक दूसरे को आकर्षित या प्रत्याशित कर रहे थे, ये तभी करेंगे जब मतलब चार्ज जो है मूव करेंगे, चार्ज जब मूव करेंगे। अगर चार्ज मूव नहीं करेंगे तो इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। रिमेंबर, ये हमेशा पॉइंट की प्लीज कीप इन माइंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो फिर हमने देखा तो इसका मतलब क्या है कि इफ ए चार्ज इज स्टेशनरी इट डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हाउएवर स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने अभी पीछे देखा था कि अगर चार्ज स्टेशनरी रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये हमने देखा था लास्ट क्लास, अभी इसके पहले पेज में। इन स्पेस अराउंड इट वी हैव अर्लियर लर्न फ्रॉम द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब अगर बी की वैल्यू अगर नॉन जीरो करते हमने देखा था तो बी की वैल्यू नॉन जीरो मतलब कि कांस्टेंट है और चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वी नो दैट इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट देन इट विल गिव ए करंट एंड वी विल कॉल दिस करंट हियर दैट इज स्टेडी करंट, ठीक है। तब अगर लिखें तो हमने देखा था एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू नॉन जीरो, तब अगर हम देखें तो क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा, तो बी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी बी, क्यू वी इंटू साइन थीटा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है अब वो मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो हो जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि दो वायर के बीच में या मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड तभी पिक्चर में आएगा जब चार्ज जो है मूव करेगा, मतलब करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो लॉरेंस साहब ने फिर देखा अगर मान लीजिए किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, तब अगर फोर्स लिखा जाए तो हमें पता है Q इंटू ई इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और भी हमने डिफाइन किया Q इंटू वी क्रॉस बी मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स। हम टोटल फोर्स लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू एम एफ ई प्लस एफ एम, सो दैट एफ विल बी इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी और एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तब। तो फिर अगर हम इसको और अगर इलिस्ट्रेट करें जो हमने अभी आगे बताया, अब अगर यहाँ पर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी करते हैं, वी करते हैं, तब देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमने भी देखा था कि जीरो हो जाता, तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा एफ ई, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बचेगा।
इसका मतलब अगर चार्ज कोई स्टेशनरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं जनरेट करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, ये हमने बताया। दैट मीन्स स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो अब थोड़ा समझते हैं क्या है लॉरेंज फोर्स। अगर देखें, मान लेते हैं ये एक वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये एक चार्ज पार्टिकल कोई है जो इस डायरेक्शन वेलोसिटी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इसके कारण चार्ज पार्टिकल के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर इसके बीच में ये डायरेक्शन बी है, इनके बीच अगर एंगल थीटा है, तो फोर्स जो है इस वी क्रॉस बी प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। तो हम लोग कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए रीजन वेयर बी एग्जिस्ट, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो हमें पता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज द नॉर्मल वेक्टर। इट मीन्स दिस मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा वी बी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी नॉर्मल टू बोथ वी एंड बी। तो अगर हम थीटा वैल्यू अगर 90 रखें तो हमें पता है एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी, मीन दैट इज नॉर्मल वेक्टर, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वी बी प्लेन। तो हम लोग बी की वैल्यू लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू एफ एम अपॉन क्यू इंटू वी। तो जो एफ एम है दैट इज फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, रिमेंबर। सो दिस मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली जनरेटेड ड्यू टू द मूविंग चार्ज, एंड क्यू इज द चार्ज एंड वी इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। अब अगर हम ये इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने लोगों ने पहले सीखा होगा, अगर एफ की वैल्यू 1 न्यूटन लें, क्यू की वैल्यू 1 कूलम लें और वेलोसिटी की 1 मीटर पर सेकंड लें, तो हम लोग बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को बोला जाता है 1 टेस्ला, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव कॉल्ड दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट कभी आया जब चार्ज जो है मूव कर रहे हैं। ठीक है, स्टेशनरी करंट। ठीक है, अनदर बेसिक फीचर्स ऑफ वन वेरी स्पेशल फीचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज दैट मैग्नेटिक फोर्सेस डू नो वर्क। ठीक है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है कोई काम नहीं करता, वर्क नहीं करता है। कैसे वो हम प्रूव कर सकते हैं, तो हमें पता है इफ़ Q moves an amount dl and infinitesimal displacement length that is dl, तो हम लोग लिख सकते हैं dl is equal to dl upon dt into dt, तो dt will be cancelled, तो dl remain dl, so that dl upon dt will be velocity vector into dt। तो हम लोग अगर वर्क डन लिखें तो हमें पता है कि w is equal to that is the f into dl। तो dw अगर लिखें, यहाँ पर dl इनफाइनाइटेसिमल लेंथ है, तो dw मैग्नेटिक इज इक्वल टू f मैग्नेटिक इंटू dl। तो डब्ल्यू मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू वी, एफ की वैल्यू क्या है हमें पता है, एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो इंटू डी एल, तो डी डब्ल्यू मैग्नेटिक तो लिख सकते हैं। सो दैट इज क्यू वी क्रॉस बी इंटू डी एल अपॉन डी टी इंटू डी टी, तो क्यू वी क्रॉस बी डॉट वी इंटू डी टी, या अगर टोटल वर्क डन लिखें तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि वी क्रॉस बी डॉट वी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो वी अगर किसी भी ए क्रॉस बी डॉट ए वेक्टर ऐसा आता है तो हमें पता है हमेशा इसकी वैल्यू 0 होती है। मतलब ये अगर दो किसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब उसकी उस ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे जो वी क्रॉस बी है और डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा सिंस वी क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वी, तो हम लिख सकते हैं तो वी क्रॉस बी डॉट वी, तो वी क्रॉस ये मैग्नीट्यूड ऑफ वी क्रॉस बी इंटू वी कॉस थीटा और वी क्रॉस बी इंटू वी कॉस 90, तो परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम टोटल वर्क डन निकालें तो हमें पता है इट मीन्स डी मैग्नेटिक विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग कंक्लूड ये कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स डू नो वर्क। ठीक है, तो व्हाट विल डू मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स में चेंज द डायरेक्शन इन विच द पार्टिकल मूव्स बट दे कैन नॉट स्पीड इट अप और स्लो डाउन। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, बट मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर सकता, मतलब उसको घटा बढ़ा नहीं सकता है, मतलब उसको एनर्जी नहीं दे सकता, मतलब उसके ऊपर काम नहीं करेगा। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन को चार्ज पार्टिकल को चेंज कर सकता है बस। द फैक्ट दैट, ये क्यों हो रहा है, द फैक्ट दैट मैग्नेटिक फोर्सेज डू नो वर्क इज एन ठीक है इज एन एलिमेंट्री एंड डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अब आते हैं, हम लोगों ने अभी लॉरेंज फोर्स के बारे में समझा है।
अब थोड़ा लॉरेंज फोर्स को और डिटेल में समझते हैं, तो हम नया कंसेप्ट देंगे। हमें पता है करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर अगर हम लिखे तो दैट इज 1 कूलम अपॉन सेकेंड, तो हम आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिखते हैं। अगर मान लेते हैं कोई अगर एक वायर है तो वायर में लाइन चार्ज डेंसिटी प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो एक लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा इज मूविंग ऑन ए वायर विद वेलोसिटी लेट अस से v। अगर लाइन चार्ज डेंसिटी मूव करेगा वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर टोटल क्यू लिखें तो टोटल क्यू क्या हो जाएगा, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोगों ने सीख रखा था, क्यू इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल लेमडा इंटू डी एल। तो अगर हम करंट लिखें आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू दैट इज लेमडा, क्यू इज इक्वल टू लेमडा, क्यू की जगह पे यहाँ पे लेमडा इंटू डी एल अपॉन डी टी कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं लेमडा इंटू एल अपॉन टी, आर आई इज इक्वल टू लेमडा इंटू वी। इसका मतलब जो करंट की वैल्यू है, अगर लाइन चार्ज डेंसिटी किसी वायर में फ्लो हो रहा है तो करंट की जगह हम लोग या तो क्यू अपॉन वी लिख सकते, क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं। क्यू अपॉन टी ना लिख के हम लोग सीधा लेमडा इंटू वी भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स, जो लॉरेंज फोर्स था, उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, अगर लिखें तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर इज इविडेंटली देन व्हाट वी कैन राइट वी मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस भी हमें पता है। तो अगर इसको हम लोग इंटीग्रल के लिए लिखें, एक वायर के लिए लिखें, तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल वी क्रॉस बी डी क्यू, ठीक है। अगर छोटा सेगमेंट ले वायर पे, अब हमें लाइन चार्ज डेंसिटी पता है तो डी क्यू हम लोग लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू इंटीग्रल वी क्रॉस बी इंटू लेमडा इंटू डी एल, ठीक है। आर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं, हमें पता है कि आई की वैल्यू जो है हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक वी है, यहाँ एक लेमडा है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेमडा और इस वी को एक साथ लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल लेमडा इंटू वी क्रॉस बी, हमने लेमडा स्केलर है तो वो किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स नंबर मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू वी क्रॉस बी इंटू डी एल लिख सकते हैं। तो लेमडा इंटू वी क्या हो सकता है, हमने बताया था लेमडा इंटू वी क्या है, दैट इज इक्वल टू करंट। तो क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स था, जो वी क्यू इंटू वी क्रॉस बी था, इसको हम लोग लिख सकते हैं, या अगर जो इंटीग्रल वी क्रॉस बी इंटू डी क्यू था, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल आई क्या हो गया, अब ये करंट हो गया। करंट क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। और यहाँ पे वेक्टर क्या है, डी एल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो डी एल जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स की डिफिनीशन अब हो गई, जो लॉरेंज फोर्स था, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज आई इंटीग्रल डी एल क्रॉस बी हो गई। तो जो हम लोग पहले आई क्यू वी क्रॉस बी लिखते, एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी लिखते थे, उसको क्यू वी क्रॉस बी ना लिख के अगर कोई लाइन चार्ज डेंसिटी किसी वायर में फ्लो हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं आई इंटीग्रल डी एल वी क्रॉस बी। यार इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो होल लेंथ के लिए तो हो जाएगा आई एल क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे करेंगे। सिमिलरली अब अगर मान लेते हैं कि करंट जो है किसी लाइन चार्ज डेंसिटी में नहीं, किसी वायर में लाइन चार्ज करंट नहीं फ्लो हो रहा, बट ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो सरफेस चार्ज के कारण फ्लो हो रहा है, ठीक है। व्हेन चार्ज फ्लोज ओवर ए सरफेस वी डिस्क्राइब इट बाय द सरफेस करंट डेंसिटी, ठीक है। अब अगर सरफेस पे कोई चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे सरफेस करंट डेंसिटी। उसको डिफाइन कैसे करेंगे सरफेस करंट डेंसिटी को, तो हमने लाइन करंट डेंसिटी हमने कैसे डिफाइन, लाइन करंट डेंसिटी हमने डिफाइन किया ना। तो यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया था, ये लाइन चार्ज करंट हमने डिफाइन किया था, तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे सरफेस करंट डेंसिटी। तो सरफेस करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे दैट इज डी आई अपॉन डी एल परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये सरफेस चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज सरफेस करंट फ्लो हो रहा है। ये क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि सरफेस चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो सरफेस करंट फ्लो होगा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, परपेंडिकुलर लेंथ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डी एल परपेंडिकुलर। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो लाइन सेगमेंट लेंगे या एरिया का जो सेगमेंट लेंगे उसका परपेंडिकुलर देखें तो इसका परपेंडिकुलर ये और ये परपेंडिकुलर होगा, तो दिस इज डी एल परपेंडिकुलर। तो जो लाइन सरफेस करंट डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज ए डी आई अपॉन डी एल परपेंडिकुलर, ठीक है। के करंट पर यूनिट विड्थ परपेंडिकुलर। यहाँ पर अगर देखें के क्या है, जो सरफेस करंट डेंसिटी उसको कैसे डिफाइन करेंगे, दैट कैन बी डिफाइंड एज ए करंट पर यूनिट विड्थ परपेंडिकुलर टू फ्लो, करंट पर यूनिट विड्थ परपेंडिकुलर टू द फ्लो। तो फ्लो इस डायरेक्शन में है जिसके परपेंडिकुलर ये विड्थ है, तो वही पर यूनिट विड्थ में करंट कितना फ्लो हो रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज नोन एज द सरफेस करंट डेंसिटी।
तो या इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं K इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी एल परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, अगर मान लीजिए सरफेस सिग्मा चार्ज डेंसिटी फ्लो करता है तो हम लोग एंड वेलोसिटी इज भी कांस्टेंट वेलोसिटी भी से मूव करता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि जो सरफेस करंट डेंसिटी के है हमने डिफाइन किया दैट इज डी आई अपॉन डी एल परपेंडिकुलर। तो डी आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी आई को लिख सकते हैं दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी आई को लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, और डी एल परपेंडिकुलर को हमने डी एल परपेंडिकुलर लिख दिया, ठीक है। अब जो डी क्यू है ये इनफाइनाइट ये चार्ज है इन ए स्मॉल सेगमेंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सरफेस करंट डेंसिटी की सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में। तो डी क्यू को लिखे इसको क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है, डी ए वेक्टर। तो सिग्मा डी ए अपान, तो यहाँ पे डी क्यू की जगह सिग्मा डी ए अपान क्या हो जाएगा डी टी इंटू डी एल परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर देखें तो यहाँ पे डी एरिया है, एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया को अगर लिखें तो डी एल एक तो परपेंडिकुलर लेंथ एरिया का ए बी एरिया हो जाएगा ना, एक ये लेंथ होगा और एक ए लेंथ होगा। तो इसका मतलब एरिया को हम लोग लिख सकते हैं डी एल परपेंडिकुलर इंटू डी एल, ठीक है, एक तो परपेंडिकुलर लेंथ और एक दिस लॉन्गिट्यूडनल लेंथ। तो डी एल परपेंडिकुलर अपॉन डी एल, तो डी एल परपेंडिकुलर और डी एल परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर क्या बचेगा डी एल अपॉन डी टी बचेगा। तो डी एल अपॉन डी टी क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। हमने यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू, इसीलिए के इज इक्वल टू लिखा है सिग्मा इंटू वी। तो यहाँ पे हमने क्या एरिया को क्या लिख सकते हैं, एरिया को लिख सकते हैं डी ए को लिख सकते हैं डी एल परपेंडिकुलर इंटू डी एल। तो डी एल परपेंडिकुलर ये डी एल परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिग्मा डी एल अपॉन डी टी। तो सिग्मा लिख देंगे, डी एल अपॉन डी टी हमने वी लिख दिया, तो सिग्मा इंटू वी। इट मीन्स जो सरफेस करंट डेंसिटी है उसको हम लोग सिग्मा इंटू वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम अगर अब ये हमेशा करंट जो करंट डेंसिटी होता है वो वेक्टर होता है, तो करंट सरफेस करंट डेंसिटी को लिख सकते हैं दैट इज करंट पर यूनिट एरिया, दैट सरफेस करंट डेंसिटी दैट कैन बी रिटन एज ए सिग्मा इंटू वी, ठीक है। तो वहाँ पे लेमडा इंटू वी लिखे थे, यहाँ पे सिग्मा इंटू वी लिख सकते हैं करंट डेंसिटी सरफेस, यहाँ पे हमने सरफेस करंट डेंसिटी डिफाइन किया। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स डिफाइन करें, ठीक है, इन जनरल के विल वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ओवर द सरफेस रिफ्लेक्टिंग वेरिएशन इन सिग्मा एंड आर वी, देन मैग्नेटिक फोर्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रल क्यू वी क्रॉस बी इंटू डी क्यू, हमें पता है डी क्यू स्केलर है। अब डी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है, सिग्मा इंटू डी ए लिख सकते हैं दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया ऑफ सीट जहाँ पे सरफेस फ्लो हो रहा है। अब सिग्मा का वैल्यू हमने भी लिखा है सिग्मा अभी हमने लिखा है, यहाँ पे सिग्मा आ गया। अब सिग्मा स्केलर है, इस सिग्मा को हम लोग किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिग्मा क्या कर दिया, ये सिग्मा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया वी के साथ, तो ये हो गया सिग्मा इंटू वी क्रॉस बी इंटू डी ए। अब ये डी ए जो है ये एक वेक्टर है, ठीक है, डी क्यू स्केलर था, तो यहाँ पे एक वेक्टर आ गया, ये स्केलर था, इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये सिग्मा इंटू वी ये क्या है हमने डिफाइन किया था दैट इज सरफेस करंट डेंसिटी, क्या है के बराबर है के वेक्टर के। इसको हमने क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे दैट इज, तब हमारा क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल के क्रॉस बी इंटू डी ए। तो मैग्नेटिक फोर्स हमें जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगी, अगर लाइन चार्ज डेंसिटी टर्म में जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लाइन चार्ज डेंसिटी टर्म लिखेंगे, अगर सरफेस करंट डेंसिटी जरूरत टर्म में लिखना होगा तो सरफेस करंट डेंसिटी टर्म में लिखेंगे, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब मान लीजिए करंट जो है सरफेस पर ना फ्लो होके, ठीक है, वो बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम चार्ज के कारण फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा तब हम लोग वॉल्यूम करंट डेंसिटी डिफाइन करें। मतलब एक कोई वायर है, इसमें वॉल्यूम चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। व्हेन द फ्लो ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द 3 डायमेंशनल रीजन देन वी डिस्क्राइब इट वॉल्यूम करंट डेंसिटी। अगर करंट जो 3 डायमेंशनल में फ्लो हो रहा है, किसी सिलिंड्रिकल वायर लें, अगर सॉलिड सिलेंडर वायर है तो उसमें जो 3 डायमेंशनल करंट फ्लो होगा ना, तो दैट इज वॉल्यूम करंट डेंसिटी। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी की डिफिनीशन है दैट इज जे इज इक्वल टू, ये नया कंसेप्ट है, के भी नया कंसेप्ट, सरफेस करंट डेंसिटी भी नया कंसेप्ट है, यहाँ वॉल्यूम करंट डेंसिटी भी नया कंसेप्ट है। ये लाइन सरफेस करंट डेंसिटी, लाइन वॉल्यूम करंट डेंसिटी, दीज आर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू द दिस, हमने जो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने डिफाइन किया था लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसी के एग्जैक्टली इक्विवेलेंट। वहाँ पे भी हमने कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखा था, तो यहाँ पे भी जो हमने मैग्नेटिक फोर्स है इसको करंट डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे। ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। करना क्या चाह रहे हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाए तो हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल या कूलम फोर्स
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कूलम्ब फोर्स, हमने लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखा था। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम लोग, अब यहाँ पे जो लॉरेंस फोर्स है उस लॉरेंस फोर्स को हम लोग लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन करंट डेंसिटी, ठीक है, सरफेस करंट डेंसिटी और वॉल्यूम करंट डेंसिटी के टर्म में लिख रहे हैं। तब वॉल्यूम करंट डेंसिटी को अगर डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, जे, तो इसको जे से डिफाइन करते हैं, तो जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो। करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसका परपेंडिकुलर एरिया लेंगे, तो जितना करंट फ्लो हो रहा है उसका परपेंडिकुलर एरिया लें, उसको डिवाइड कर दें तो हो जाएगा करंट डेंसिटी। यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है, रिमेंबर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते थे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम होता था, लेकिन यहाँ पे करंट डेंसिटी जो डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे टोटल करंट डिवाइडेड बाई द परपेंडिकुलर एरिया टू द फ्लो। अगर करंट इस डायरेक्शन फ्लो रहा है तो इसका परपेंडिकुलर एरिया लेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है वहाँ पे वॉल्यूम, और यहाँ पे जैसे वहाँ पे भी करंट, वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी था तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया, बट यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है वो क्या है, टोटल करंट डिवाइडेड बाई द लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है, लेंथ से है, रिमेंबर ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो J इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम आते हैं वेयर, अब हम अगर रो मान लेते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, अब अगर इसको हम लोग आगे करें तो हम लोग लिख सकते हैं J की वैल्यू अगर लिखें तो J क्या है, J इज इक्वल टू हमने डिफाइन किया डी आई अपॉन डी ए परपेंडिकुलर, डी आई को लिख सकते हैं, डी आई क्या है, दैट इज करंट है, तो डी आई को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और डी क्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे चूँकि शायद यहाँ पे डी टाउ होना चाहिए था, हमने भूल गए हैं, यहाँ पे डी टाउ है, तो डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी क्यू क्या लिख सकते हैं, रो इंटू डी टाउ लिख सकते हैं, रो इंटू डी टाउ लिख सकते हैं, ठीक है। तो रो की हमने यहाँ पे रो इसलिए हमने लिखा है रो डी टी, यहाँ पे डी टाउ है, टाउ छूट गया है, टाउ अपॉन डी ए परपेंडिकुलर, तो ये डी ए परपेंडिकुलर रह गया और इस डी आई की जगह पर हम लोग लिख दिया डी रो डी टाउ अपॉन डी टी, डी रो डी टाउ अपॉन डी टी, ठीक है, रो डी टाउ अपॉन डी टी। अब डी टाउ क्या वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है तो हमें पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए परपेंडिकुलर हमें पता है, और इसका अगर लेंथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, हमें वॉल्यूम दे देगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, रो इंटू डी एल इंटू डी ए परपेंडिकुलर अपॉन डी टाउ, तो डी टाउ की जगह क्या लिखेंगे, डी एल इंटू डी ए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई डी टी और डी ए परपेंडिकुलर, तो ये डी ए परपेंडिकुलर, ये डी एल परपेंडिकुलर नहीं होगा, डी एल हमने परपेंडिकुलर लिखा है, ये डी एल कटा हुआ है, डी एल परपेंडिकुलर कटा हुआ है, तो डी ए परपेंडिकुलर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, डी एल अपॉन डी टी बचेगा, डी एल अपॉन डी टी क्या है, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब करंट डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल V क्रॉस B डी क्यू, दैट विल बी रिटर्न एज ए, अब डी क्यू जगह पर लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू डी टाउ, तो रो स्केलर है, डी टाउ भी स्केलर है, तो रो हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी के साथ, रो हमने V के साथ मल्टीप्लाई कर दिया कि अगर रो V क्रॉस B इंटू डी टाउ, ठीक है। और रो V क्या है, दैट इज इक्वल टू रो V हमने लिखा था, रो V किसके बराबर है, रो V करंट डेंसिटी बराबर है, करंट डेंसिटी वेक्टर है, ठीक है, डेंसिटी मीटर वेक्टर होता है, करंट डेंसिटी वेक्टर होता है। तो F मैग्नेटिक हो गया, दैट इज J क्रॉस B इंटू डी टाउ। तो हमने तीन मैग्नेटिक फोर्स के चार फार्मूला डिफाइन किया, एक तो Q V क्रॉस B डिफाइन किया, फिर एक हमने डिफाइन किया I डी एल क्रॉस B डिफाइन किया, फिर हमने डिफाइन किया सरफेस करंट डेंसिटी के टर्म में, तो सरफेस करंट डेंसिटी के टर्म हमने डिफाइन किया, अगर आप याद करें तो दैट इज इंटीग्रल K क्रॉस B इंटू डी ए, फिर हमने डिफाइन किया वॉल्यूम करंट डेंसिटी के टर्म में, सो दैट इज इंटीग्रल J क्रॉस B डी टाउ हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब अगर देखें, मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट ऊपर लिया था, अगर वो ऑब्जेक्ट जो हमने 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हमने लिया था, मान लेते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लें, तो यहाँ पे ये हमने 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लिया था, ये मान लेते हैं कि कोई सिलेंड्रिकल वायर है, इस सिलेंड्रिकल वायर में करंट जो है चार्ज यहाँ से इंटर कर रहे हैं, उधर चार्ज लीव कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज इधर अगर इंटर करेंगे और इधर लीव करेंगे तो क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो होगा, कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ चार्ज वॉल्यूम चार्ज यहाँ पे इंटर करेंगे उतने नंबर ऑफ वॉल्यूम चार्ज अगर लीव करें तो यहाँ पे कांस्टेंट करंट होगा, सो दैट व्हाट विल कॉल दैट इज स्टेडी करंट, ठीक है। अब हम एक नया कंसेप्ट देने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हमें पता है, हमने डिफाइन किया, अगर उस वॉल्यूम में, उस वायर में अगर करंट इंटर करते हैं तो हम लोग करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे। तो इस वाले वायर में अगर हमने जो वायर लिया था, इन दिस वायर, ये वायर में
तो हम लोग करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, डी आई अपॉन डी ए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जे डिफाइन करेंगे, तो अगर जे डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी ए परपेंडिकुलर। तो डी आई को हम लोग लिख सकते हैं, करंट को लिख सकते हैं, जो सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम है, जो क्लोज रीजन उसके अंदर जो फ्लो हो रहा है, दैट इज जे इंटू डी ए परपेंडिकुलर। जस्ट इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो डी आई आ गया। या अगर आई लिखें तो आई अगर टोटल करंट अगर उस वॉल्यूम में उस सिलेंड्रिकल वायर में अगर हम फाइंड आउट करें, क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे लेंथ के लिए, तो हमें टोटल करंट मिल जाएगा। तो हमने कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एरिया है तो टोटल सरफेस एरिया इंटीग्रल, ये एरिया है ना, डी ए परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर एरिया है, तो सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे। तो आई विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, जस्ट डी आई की जगह पर जी ए डी ए परपेंडिकुलर में लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो करंट है, टोटल करंट है किसी भी सिलेंड्रिकल वायर में, अगर वो करंट डेंसिटी के टर्म में लिखें, वॉल्यूम करंट डेंसिटी के टर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल करंट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी इनटू द एरिया वेक्टर, ए परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, ठीक है। तो जे डॉट डी ए परपेंडिकुलर, दैट इज द टोटल करंट इनटू द इनक्लोज्ड वॉल्यूम। अब हमें पता है गॉस लॉ हम लोगों ने पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा होगा वेक्टर में। तो गॉस लॉ, क्या, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, नॉट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलता क्या, अगर किसी भी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल है, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए वेक्टर है, तो इसको हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ जे इंटू डी टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, तो ये जे वेक्टर है, तो हम लोग इसको मतलब कि जो करंट है, इस करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ जे इंटू डी टाउ लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब हमें पता है ये करंट हम इतना लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ इसमें जाएँ, इस ऑब्जेक्ट में जाएँ, तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, इसमें करंट अगर दिखे तो हमने पता है कि ये करंट जो फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी करंट फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करें, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण करंट लिखा डिफाइन करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डी क्यू अपॉन डी टी ना, डी क्यू अपॉन डी टी करंट होता है। तो डी क्यू क्या है, दैट इज डी रो अप इंटू डी टाउ अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब जो करंट है उसको हम लोग रो के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही किया है। अब अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट आई इज इक्वल टू, हमने लिखा है डी अपॉन डी टी, दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डी टाउ। तो जो वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी टाउ है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू क्यू, ये क्यू के बराबर है ना, ये टोटल क्यू के बराबर, ये इंटीग्रल वाला जो क्वांटिटी है क्यू के बराबर है, तो क्यू डी क्यू अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू करंट, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने एक यहाँ पे माइनस साइन लगा रखा है। तो ये जो माइनस साइन हमने यहाँ पे आई लगाया है, ये क्यों लगाया है, इसका कुछ रीज़न है, ठीक है। अभी इसको रीज़न को बताते हैं। सो दिस माइनस साइन reflects that the fact that on the outward flow decrease the charge left in the volume V. So this minus sign reflects that amount of outward flow decreases the charge which is left in the volume, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये बताया कि जितना चार्ज यहाँ पे इंटर कर रहे हैं उतना चार्ज यहाँ पे लीव करेंगे, ठीक है। तो जितना करंट यहाँ पे इंटर करेगी उतनी करंट यहाँ पे लीव करेगी, रिमेंबर। तो हमने तो करंट डेंसिटी के टर्म में हमने करंट निकाला, मान लीजिए कि इतना करंट इस वॉल्यूम में, ये क्या है, ये डाइवर्जेंस ऑफ रो, डाइवर्जेंस ऑफ जे क्या दिखाता है, डाइवर्जेंस ऑफ जे दिखाता है दैट इज नेट आउटवर्ड फ्लो, मीन्स हाउ मच that vector, how much that vector is diverging from a given volume ना, that is basically meaning of this current. इस मतलब whatever charge is entering into the volume that has to be leave, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज टोटल चार्ज इज कंजर्व, whatever flows out through the surface must come at the expense of that remaining inside. तो जो भी चार्ज बाहर फ्लो हो रहा है, मतलब किसी वॉल्यूम से जो हमने इंटर कराया, जो भी चार्ज बाहर फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली वो अंदर जो चार्जेस हैं उनके एक्सपेंस के कारण फ्लो हो रहा है। इसका मतलब दैट सरफेस मस्ट, अब वो हमने इंग्लिश में समझाने की कोशिश की, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व, टोटल चार्ज मस्ट बी कंजर्व विद इन द वॉल्यूम, सो व्हाट एवर फ्लोज आउट थ्रू द सरफेस मस्ट कम एट द एक्सपेंस ऑफ दैट रिमेनिंग इनसाइड, ठीक है। इसका मतलब ये करंट, दिस करंट मस्ट बी इक्वल टू द नेट आउटफ्लो, दिस इज नेट आउटफ्लो करंट, सो दिस करंट मस्ट बी इक्वल टू द दिस करंट। तो हमने यही इक्वेट किया है। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमने सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एज इक्वल लिखा है, दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ जे इंटू डी टाउ इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डी रो अपॉन डी टी इंटू डी टाउ कर दिया, ठीक है। मतलब ये दोनों करंट को हमने इक्वेट कर दिया,
तो ये करंट, ये वाला करंट और ये वाला करंट को हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है। जब इक्वेट किया, जहाँ पे नेगेटिव साइन रिफ्लेक्ट दैट द फैक्ट दैट ऑन आउटवर्ड फ्लो डिक्रीजेज द चार्ज, मतलब जब करंट बाहर की तरफ फ्लो करेगा तो वहाँ पे टोटल करंट मतलब चार्ज जो है डिक्रीज करेगा, मतलब वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना चार्ज। अगर ये आउटफ्लो करेगा, करंट अगर आउटफ्लो हो रहा है मतलब करंट फ्लो होगा मतलब चार्ज फ्लो होगा, तो ऑब्वियसली जो इनसाइड वॉल्यूम होगा वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी कम होगी, तो दैट इज ये नेगेटिव साइन दैट रिफ्लेक्ट्स दैट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो दोनों इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल, इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल को हटा के हम लोग लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डी रो अपॉन डी टी। So this is known as the this expression shows that local charge conservation. So this जितना चार्ज किसी वॉल्यूम के बाहर फ्लो हो रहा है उतना चार्ज उसके वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंस के कारण आएगा, मतलब जो अंदर वॉल्यूम चार्ज है उसके एक्सपेंस के कारण टोटल चार्ज जो है बाहर की तरफ फ्लो करेगा। So this is equation is known as the equation of continuity. So this equation is valid for non steady current. तो यहाँ पे ये टाइम डिपेंडेंट है, तो मतलब ये नॉन स्टेडी करंट डी रो अपॉन डी टी, मतलब चार्ज जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज वे दिस इज नोन एज दिस इज इक्वेशन इज फॉर द नॉन स्टेडी करंट, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म। अगर फॉर स्टडी करंट के लिए लिखें तो डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू जीरो, दैट इज फॉर स्टडी करंट, ठीक है। तो अब स्टडी करंट का मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, जितने करंट इंटर करे उतने करंट लीव करे, मतलब कहीं पे भी पॉइंट में या स्पेस में कहीं भी करंट चार्ज पाइलअप ना हो, तो दैट इज स्टेडी करंट, मतलब चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से हमेशा मूव करते रहे, तो दैट इज स्टेडी करंट। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा तो वहाँ पे चार्ज जो था स्टेशनरी था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था। अब अगर वही चार्ज अगर मूव कराते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब जो है क्या होगा, तब एक नया फोर्स जनरेट होता है। तो फोर्स क्या होता है, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स जिसको हमने बोला। अगर चार्ज तो लॉरेंज फोर्स वैल्यू लिखा जाएगा, दैट इज क्यू वी क्रॉस बी। अगर वेलोसिटी जीरो कर देते हैं, अगर मतलब चार्ज स्टेशनरी हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स स्टेशनरी चार्ज गिव द इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज वाई दैट इज नोन एज द electrostatic, because static terms come because charge was stationary, so that is why that was known as the electrostatic part. Now in this case here charge is moving but current is steady, current is stationary, means constant current is flowing, so that is why here we will call magnetostatic. So magnetic force या magnetism is started, this is the basic I am telling. The magnetism is in any material, whatever magnetic property is coming, that is because of the stationary current. तो कोई भी मटेरियल हो जो आप देखते हैं आपके राउंड है, वो हमेशा एक उसके अंदर कांस्टेंट या स्टेडी करंट फ्लो होता है, उस स्टेडी करंट के कारण ही मैग्नेटिज्म उसमें आता है। अगर वो चार्ज अगर मोशन नहीं करेगा तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में, कोई भी मटेरियल हो, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, ठीक है। हमें इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फोर्स ऑब्जर्व करने के लिए आपको हमेशा चार्ज को मोशन करना पड़ेगा। So this is we have to understand. So that is why here we have called magnetostatic. Magnetostatic terms comes from the because of the steady current. Means when steady current will flow, then magnetic force will be arises. Okay? तो तो हमने ये थ्योरी पार्ट देखा इसका, इसी बेसिस पे कुछ हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिखा है। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखा, हम एक प्रॉब्लम देखेंगे, बाकी आप खुद पढ़ेंगे। तो एक करंट आई फ्लोज डाउन ए वायर ऑफ रेडियस आर, प्रॉब्लम ए। If it is uniformly distributed over the surface, what is the current density K? And B, if it is distributed in such a way that the volume current density is inversely proportional to the distance from the axis, what is the J? ठीक है। तो बोल रहे हैं कि एक कोई वायर है, इसमें जो है I करंट जो है फ्लो हो रहा है। अब अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो प्रॉब्लम में है, अगर ये बोल रहे हैं प्रॉब्लम में अगर जो करंट है अगर वो यूनिफॉर्मली सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो करंट, ठीक है, तब कितना करंट डेंसिटी होगा। तो हमें पता है करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, के। हमने डिफाइन किया के इज इक्वल टू टोटल करंट डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर लेंथ, ना, परपेंडिकुलर विड्थ, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट परपेंडिकुलर टू द विड्थ, यही हमने डिफाइन किया था। तो के इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी एल परपेंडिकुलर, तो आई वैल्यू हमें पता है, ठीक है। और डी ए परपेंडिकुलर क्या, डी एल परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो परपेंडिकुलर लेंथ ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर इसका लेंथ निकालेंगे वायर का, सर्कुलर वायर का, दैट इज 2 पाई आई, तो यही होगा परपेंडिकुलर विड्थ।
तो करंट डेंसिटी K इज इक्वल टू आई अपान 2 पाई ए। अब फिर पूछ रहा है अगर करंट जो है सरफेस ना फ्लो, बोल रहा है कि करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी ऐसा दिया है, इसमें वॉल्यूम करंट डेंसिटी दिया है और वो वॉल्यूम करंट डेंसिटी जो है डिस्टेंस एक्सिस से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, मतलब जे जो है प्रोपोर्शनल टू आर हो। मान लो ये पूरे सॉलिड सिलिंड्रिकल में करंट फ्लो हो रहा, वॉल्यूम करंट डेंसिटी दिया है जो जे जो है उसकी प्रोपोर्शनल है। जे इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जे इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर दिया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर दिया है। तो हमने डिफाइन किया था जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो करंट डेंसिटी हमने बताया था दैट इज टोटल करंट डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। तो हम लोग करंट लिख सकते हैं, डी आई लिख सकते हैं, दैट इज जे इंटू डी ए परपेंडिकुलर, हमने ऐसे किया था। तो यहाँ पे जे की वैल्यू दिया है, जे की वैल्यू क्या दिया है, जे इज गिवन, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, दैट इज जे इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो ये एक्सिस है जिससे डिस्टेंस मान लेते हैं आर है अंदर, तो जे इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर। तो जे इज इक्वल लिख सकते हैं अल्फा अपान आर, अल्फा जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तब अगर आई लिखें तो आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रल डी आई, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल जे इंटू डी ए परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे जे की वैल्यू हमें पता हो गया अल्फा इंटू आर, तो ये रख सकते हैं। तो अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल अल्फा अपान आर, और ये एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर किसका होगा, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का एरिया वेक्टर क्या होगा, दैट इज आर थीटा फाइव, सॉरी आर जेड फाइव होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट आएगा दैट इज आर डी फाइव, आर डी फाइव, दैट मीन्स जेड की डायरेक्शन में वेक्टर लिया है एरिया का। तो आर कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल अल्फा डी फाइव कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to 2 पाई जाएगा, और डी आर कहाँ से जाएगा, 0 to a जा सकता है ना। हमारा डी आर जो है इसका रेडियस कितना है, 0 से a है, तो हमने कर दिया। तो इसको करेंगे तो डी इंटीग्रल डी फाइव दे देगा 2 पाई इंटू अल्फा, और आर देगा 0 to a डी आर। तो क्या जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 पाई अल्फा ए, या अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आई अपान 2 पाई ए। तो देयर फोर जे की वैल्यू अगर निकालेंगे तो जे की वैल्यू अल्फा अपान आर है, तो अल्फा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा इज इक्वल टू आई अपान 2 पाई ए, तो जे इज इक्वल टू आई अपान 2 पाई ए आर। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दिया, ठीक है, किया। अब आप ये जो है हमने 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए हैं, सॉल्व किए हैं। आप ये 2-3 न्यूमेरिकल, ये सारे न्यूमेरिकल, ये आपको एक एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ, और ये हमने एक असाइनमेंट, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ग्रिफिथ का प्रॉब्लम है ये वाला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, इसको आप समझेंगे, और एक इसी बेसिस पे हमने एक असाइनमेंट दिया है, तो ये असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे। और जैसा कि हमने ये पहला वाला एग्जाम्पल सॉल्व किया है, ये वाला जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है, एग्जैक्टली ये ग्रिफिथ का प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम जो है ये ग्रिफिथ में एग्जाम्पल दिया है। अगर आप बुक में जाएंगे तो वहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो वो एग्जाम्पल है शायद एग्जाम्पल नंबर 5.4। तो वो एग्जाम्पल नंबर 5.4 जो है ये हमने यहाँ पे दिया है इस पेज पे, तो वो एग्जाम्पल नंबर 5.4 है। एग्जैक्टली जो हमने पहले प्रॉब्लम समझाया वही प्रॉब्लम दिया है, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने मैग्नेटोस्टैटिक शुरुआत किया है आज, तो आपको ये समझ में आया लेक्चर। अगर आपको समझ में आया है और पसंद आया लेक्चर, तो आप हमारे यूट्यूब पे आप इसको लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो लेक्चर से लाभ उठा सकें। थैंकिंग यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई कमेंट होगा, तो आप लोग यूट्यूब चैनल में या व्हाट्सएप में हमको लिख सकते हैं। थैंकिंग यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।